गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में पिछला चैप्टर खत्म हो गया था। आज हम लोग को नया चैप्टर शुरू करना है, केमिकल काइनेमेटिक्स। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, हिंदी में रासायनिक बल गतिकी। सामने तो लगा हुआ है, ये है, बाकी सब ठीक है। आज पहला क्लास है। आज बेसिक चीज़ देखते हैं केमिकल काइनेमेटिक्स का, रासायनिक बल गतिकी। कुछ यहाँ से समझ में आ रहा हो, गतिकी अगर है तो कुछ ना कुछ गति से संबंधित होगा। तो जो केमिस्ट्री में जितने रिएक्शन होते हैं उसका गति, कितना जल्दी होगा, कितना स्लो होगा, कैसा होगा उसका रिएक्शन, कितने देर में कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है, उसका क्या, किस चीज़ पर वो निर्भर करेगा, कौन उसको कम करेगा, कौन उसको ज़्यादा करेगा। जैसे एक सुने होंगे उत्प्रेरक, उत्प्रेरक डालने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो उत्प्रेरक पर क्या करता है, निर्भर करता है अभिक्रिया की गति। तो वही सब चीज़ इसमें पढ़ना है। सबसे पहले इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, तो रासायनिक बल गतिकी आपका चैप्टर का नाम है। पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग पढ़ना है सबसे पहले। दूसरा पढ़ना है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रकृति पर क्या होता है, तो वो किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा उसका वेग, वो पढ़ना है। तीसरा है समाकलित वेग समीकरण। उस वेग का समीकरण निकलेगा, कैसा समीकरण, तो समाकलित समीकरण। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, एक अवकलज होता है, एक समाकलन होता है। तो वही समाकलित वेग समीकरण। अवकलज मतलब कोई बड़े चीज को सबसे छोटे से छोटी चीज में बदलना, और समाकलन का मतलब उस छोटे को फिर से बड़े चीज में बदलना। तो समाकलित वेग समीकरण। उसके बाद पढ़ना है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। टेम्परेचर पर अभिक्रिया वेग क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घटेगा या बढ़ेगा, कम करेंगे तो घटेगा या बढ़ेगा। सो लास्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत। अगर दो रासायनिक अभिक्रिया को एक साथ हम मिला देते हैं तो वो क्या मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो चीज़ संघट्ट सिद्धांत। तो इसमें 5 टॉपिक ही पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इस महीने के अंत तक ये भी खत्म हो सकता है। अगर क्या कि इस महीने में तो छुट्टी है नहीं, मतलब कोई त्यौहार हुआ तो नहीं है, तो हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग सिलेबस लिखिए, तो सिलेबस नोट करो। ये सब इनऑर्गेनिक चल रहा है, फिजिकल है, सॉरी फिजिकल। हाँ, इसके बाद कौन सा है, पृष्ठ रसायन, हाँ शायद लास्ट है। हो गया। तो राइटिंग में क्या हुआ, पहली वैसे लिख रही है।
अच्छा, दूसरा कॉपी में लिखना है, लाई नहीं है कॉपी। जब इतना तो ध्यान में होना चाहिए कि जब चैप्टर खत्म हो गया तो नया चैप्टर ही शुरू होगा। तुमको लगा पाठ्यनिहित होगा, कोई बात नहीं। पाठ्यनिहित के लिए हम थोड़ा सा समय दिए हैं, 1 सप्ताह का टाइम है, आप लोग उसको खुद से बनाइए। अगले सैटरडे को हम लेकर के आएंगे पाठ्यनिहित पिछले चैप्टर का। अगला सैटरडे नहीं, आने वाले सैटरडे जो है उसमें हो गया ये। रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेमेटिक्स, हेडिंग लगाइए। हेडिंग लगा लिए, चलो लिखो। भौतिक रसायन का वह भाग भौतिक रसायन का वह भाग, ओ यहाँ है, भौतिक रसायन का वह भाग जिसमें अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। अभिक्रिया के क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में आप ऐसे लिख सकते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया की दर को रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ये कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर को रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक है, भौतिक रसायन का वह भाग जिसके अंतर्गत या जिसमें अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, वो प्रभावित करने वाले कारक, उसकी क्रियाविधि, इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, उसके अंदर होने वाली क्रियाविधि, इन सभी चीज़ों का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गतिकी। या फिर सिंपल सा आप बोल सकते हैं, किसको रासायनिक बल गतिकी कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को, दर मतलब होता है वेग, दर मतलब वेग, स्पीड, ठीक है, रेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को ही क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गतिकी। हमको पता है कि अगर कभी टेस्ट में पूछ दिए तो यही एक लाइन लिखेगा सब,
वो बड़का वाला नहीं लिखे, ये चलते टेस्ट में हम पूछते ही नहीं है। लिख लिए है ये, हो गया है, हो गया था कि बच्चल था, हो गया। छोड़ो, कारक, ये चीज बाद में पढ़ना है। कारक, तापमान, दाब, उत्प्रेरक। पहला कारक है तापमान। हाँ बहन, कौन बोला? हम बोले थे वो बोला लिखने के लिए। तापमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। दूसरा है दाब, दाब को इंग्लिश में? तीसरा है प्रकृति, प्रकृति को इंग्लिश में? टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर, नटूरे बोलते हैं इसको, नटूरे फुटूरे, फ्यूचर को फुटूरे पता है। हाँ, नेचर में ही आता है उत्प्रेरक। नेचर में ही किसको पढ़ना है? उत्प्रेरक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। जब उत्प्रेरक पढ़ेंगे उसी समय उत्प्रेरक, मंदन, उत्प्रेरक, वर्धक, ये सब कुछ उसी समय होगा। एक होगा जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, एक होगा जो बढ़ाने में मदद करेगा, एक घटाएगा, एक घटाने में मदद करेगा। तो वो सब उसी समय पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। भागाइल, हेडिंग लगाओ, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। लिखो, इकाई समय में हुए सांद्रता परिवर्तन की दर, इकाई समय में हुए सांद्रता परिवर्तन की दर अभिक्रिया की दर कहलाती है। अभिक्रिया की दर कहलाती है। इकाई समय में हुए सांद्रता परिवर्तन की दर अभिक्रिया की दर कहलाती है। किसी को कोई दिक्कत? इसे R डॉट O डॉट R से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड एज, देखो, रेट मतलब R, ऑफ मतलब O, रिएक्शन मतलब R। किसी को कोई दिक्कत? रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, बीच में डॉट है। शॉर्ट में कोई चीज लिखते हैं तो बूंद का लगा करके लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन R डॉट O डॉट R, ठीक है। देखो, यहां तक नोट कर लिए होंगे। देखो अब शांति से, माना डेल्टा T समय में
सांद्रता परिवर्तन डेल्टा सी है। क्या है? तो डेल्टा टी समय में सांद्रता परिवर्तन डेल्टा सी है। जैसे अगर कोई मेरे पास विलयन है, कौन सा विलयन है हमको नहीं पता, इसमें कोई भी विलयन एक भरा हुआ है, ठीक है। इसकी सांद्रता पहले 5 m है, 5 m है। 5 सेकेंड के बाद इसकी सांद्रता 4 m हो गई, यानी परिवर्तन कितना का हुआ? 1 m का। कितने समय में? 5। तो इकाई समय में हुए सांद्रता परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर। इकाई समय में, तो जितना समय में परिवर्तन हुआ है उससे भाग करेंगे तब ना इकाई समय में निकलेगा। तो ROR पानी है, देखो क्या हुआ, गले में हिचकिच। देखो ROR रेट ऑफ रिएक्शन परिवर्तन कितना हुआ है? तो डेल्टा सी का परिवर्तन है। कितने टाइम में? तो डेल्टा टी टाइम में। ये क्या हो जाएगा आपका? अभिक्रिया का वेग। किसी को कोई परेशानी, शंका? इसका आप ऐसा ही यूनिट बता दीजिए। ऐसा यूनिट बताओ, कौन बताएगा? भूषण जी बताइए तो। मोल पर सेकेंड, मोल पर लीटर। सांद्रता का क्या होता है? हाँ, क्या हो जाएगा इसका ऐसे यूनिट? मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सांद्रता का मोल पर लीटर और नीचे सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, कैपिटल भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ROR, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक पॉइंट लिखना, ROR अभिकारक व प्रतिफल दोनों द्वारा दर्शाया जाता है, दोनों द्वारा दर्शाया जाता है। अभिकारक व प्रतिफल दोनों द्वारा दर्शाया जाता है। हाय गर्मी, आज नहा कर आए फिर भी गर्मी लग रहा है। आज सुबह में नहाया। हाँ थोड़ा सा कम है, ठीक हो गया, हो गया। आगे बढ़ते हैं। और प्रोडक्ट हो गया। चलिए नीचे से लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, अतः इसके लिए नेगेटिव साइन का स्पेलिंग क्या होता है?
SiGn ना, अतः इसके लिए नेगेटिव साइन तथा प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि होती है, प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि होती है, वृद्धि। अतः इसके लिए पॉजिटिव साइन का प्रयोग होता है, अभिकारक कोई चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो अभिकारक क्या होगा, घटेगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। बहुत सारा प्रोडक्ट बनते जाएगा तो उस प्रोडक्ट की संख्या बढ़ जाएगी, अभिकारक की संख्या घट जाएगी। तो अभिकारक घटता है इसलिए उसके आगे निगेटिव लगाते हैं, और प्रोडक्ट बढ़ता है इसलिए उसके आगे पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक है, प्लस का साइन। फॉर रिएक्टेंट, अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का सांद्रता क्या होता है, तो घटता है, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, निगेटिव साइन। तो अगर हम रिएक्टेंट का ROR देखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अगर वही हम प्रोडक्ट के लिए देखते हैं तो प्रोडक्ट का सांद्रता क्या होता है, बढ़ता है, तो इसके लिए कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन। तो इसके लिए ROR क्या हो जाएगा, तो प्लस का डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। किसी को कोई परेशानी, शंका तकलीफ नहीं ना है, जल्दी से नोट करो तुम। हो गया, छापने में माहिर। अच्छा, वो कम है। एक फिल्म में बोलता है ना कि बचपन में हम बहुत गोरा थे, धीरे धीरे सियान हुए तो कम गोरा हो गए। काला नहीं हो गया, पहले बहुत गोरा थे, अब कम गोरा हो गए। हाँ, रिएक्टेंट अच्छा, एक बार हटा दो, हो जाता है। हम नीचे देख रहे थे, इसमें हो गया। अजी हुआ जी, नहीं हुआ है। हाँ बोलो, ये चैप्टर आसान है, जब समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे तब थोड़ा सा मुश्किल आएगा समीकरण निकालने में। क्योंकि समाकलन अभी तो पढ़े नहीं होंगे, समाकलन नहीं पढ़े होंगे, इसलिए 11th में समाकलन हुआ था। हाँ, तो वही थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, तो वही ना होता है तो समाकलन का एक वीडियो बना देते हैं पहले। हो गया है ये, चलो नेक्स्ट। अभिक्रिया दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण, हेडिंग लगाइए तो। अभिक्रिया दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। कलर अच्छा है, लग रहा है कि पेंसिल से लिखा हुआ है।
सोच रहे हैं कि आप लोग का हिंदी भी शुरू कर दिया जाए। अच्छा सोचे, लेकिन सब जुड़ता नहीं है, इसीलिए तो मन नहीं लगता। साइलेंस लगभग 40 गो की संख्या है, उसमें से 10 गो जुड़ेगा तो मन नहीं लगता है। साइलेंस कभी ना कभी तो देखना ही होगा, उससे अच्छा एक फिक्स टाइम किया जाए, उसी समय सबके सब पड़ेगा। ऑफलाइन संभव नहीं है। तुमको क्या लगता है, सुबह 5 बजे से आते हो, सुनो, सुबह 5 बजे आते हो, उसके बाद स्कूल भी है, 9 बजे के आसपास तक इंग्लिश ही होगा, स्कूल भी जाना होगा। अभी तो गर्मी छुट्टी चल रहा है इसलिए दिक्कत नहीं, स्कूल भी जाना होगा 9 बजे। तो क्या तुमको लग रहा है कि संभव हो पाएगा? और अगर हम क्लास लेंगे तो शांत रहो, कम से कम तो कितनों कम तो 40 मिनट से कम का क्लास नहीं लेना होगा। कितनों कम लेंगे तो 40 मिनट, 40-45 मिनट। दोनों टाइम पढ़ने से अच्छा है कि आप एक टाइम पढ़िए, दूसरे टाइम में घर पे रिवाइज कीजिए। सुनो, जितना जरूरी सिलेबस होता है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी रिवीजन होता है। आज चौथा चैप्टर चल रहा है, इसमें से 80% स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि तीनों चैप्टर का नाम क्या है पीछे जो खत्म हुआ है। तुमको ना पता है, सबको नहीं पता है। हाँ, तो ये दिक्कत है। 12 को 6 नंबर से कम आया था, कल खड़ा किए थे, जबकि सेम टू सेम क्वेश्चन आया है टोटल। सोचो, तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जा, इसमें बताए ही नहीं। देखो, पहला, यह 3 प्रकार का होता है। कितने में वर्गीकरण किया गया है? अभिक्रिया दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। यह 3 प्रकार के होते हैं। लिखो, यह 3 प्रकार के होते हैं। साइलेंस, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, जो दिखाई भी न दे, बहुत तेज हो जाए, बहुत स्पीड में हो जाए, तुरंत का तुरंत रिएक्शन हो जाए, उसी को कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे अगर आप सोडियम को ले जा करके पानी में रख दीजिए, वो रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और धुआं निकलने लगेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसी को एक और बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, हिंदी में तात्क्षणिक अभिक्रिया, तात्क्षणिक अभिक्रिया। दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, ये इतना स्लो होता है कि वर्षों लग जाता है इसको होने में। जैसे में लोहे पर जंग लगना, ये भी बहुत स्लो रिएक्शन होता है। आप बैठ करके उसको देखते रहिए एक आध सप्ताह तक कि जंग लग रहा है, कैसे लग रहा है, नहीं पता चलेगा। तो जो एकदम तेजी से हो जाए उसको भी पढ़ना मुश्किल है, जो बहुत धीरे धीरे हो, वर्षों लग जाए, उसको भी पढ़ना। आपको बैठ के थोड़ी देखते रहेगा कि हाँ रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, क्या बोल रही है? वो पेट्रोलियम निकलता है, तेल नहीं निकलता है। वो कच्चा तेल बोलते हैं उसको, पेट्रोलियम को। उसी से डीजल, मिट्टी तेल, ये सब कुछ बनाया जाता है उसी पेट्रोलियम से। ठीक है, आपका जो वैसलीन आता है जो ठंडे के दिनों में लगाते हैं, वो उसी का जो वेस्ट पदार्थ बच जाता है पेट्रोलियम का। अरे पेट्रोलियम का नल है,
वही आपके सन्स क्रीम, वैसलीन और जितना क्रीम उन्हीं आता है सब में वही लगाया जाता है। तो समझो तो चलता फिरता तुम लोग पेट्रोल है, वैसलीन लगा करके घूम रहा है। सनस्क्रीन नहीं जानते हो? हम सुने हैं नाम। सन मतलब सूरज, सूरज से बचने के लिए जो क्रीम लगाते हैं उसी को सनस्क्रीन बोलते हैं। अरे सूरज की जो किरणें आती हैं वो नुकसान करता है, उसी लिए। लिखो लिखो, अत्यधिक मंद अभिक्रिया। तुम लोग क्रिकेट नहीं देखते हो? खिलाड़ी सब उज्जर उज्जर पाउडर लगा लेता है ताकि धूप से नुकसान ना हो, वही क्रीम लगाया हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं सनस्क्रीन। वो व्हाइट व्हाइट नहीं लगाए हुए रहता है। सन के किरणों से बचने के लिए जो क्रीम लगाते हैं उसे सन क्रीम कहते हैं। ये दोनों को पढ़ना मुश्किल है। सुनो, जो बहुत तेजी से हो जाए उसको भी नहीं पता चलेगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर। जो बहुत धीरे हो, 1 महीने 2 महीना 1 आध साल लग जाए, उसमें भी नहीं पता कर पाएंगे कि हम क्या होता है। तो हम लोग को पढ़ना किसको है? तो पढ़ना है बीच वाले को, मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्शन। मापन गति से होने वाली अभिक्रिया। जो मापन गति से होगी उसी को हमको क्या करना है, पढ़ना है। जल्दी से लिख लीजिए तीनों। मध्यम गति या मापन गति से होने वाली अभिक्रिया। मॉडरेट का मतलब होता है बीच का, मध्यम। लिख लिए? जिंदा है? कल एगो बेहोश हो गई थी, इतना जोर से ने सब्जी मारे से। हो गया? चलो, पहला वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन लिख करके डैश दो। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक। बढ़िया वाला माइक लेना है। लिखो, वेरी फास्ट रिएक्शन में लिखे वह रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत ही कम समय में वह रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत ही कम समय में संपूर्ण हो जाती है, वह अभिक्रिया जो बहुत ही कम समय में संपूर्ण हो जाती है तात्क्षणिक अभिक्रिया कहलाती है। तात्क्षणिक, ये आप एक फिजिक्स में वेग में भी पढ़े होंगे, तात्क्षणिक वेग। हाँ, संपूर्ण, संपूर्ण ही तो है। सही तो है। तो तुम क्या बोल रही थी? कथी तब है तो तात्क्षणिक अभिक्रिया कहलाती है। इसकी तीव्रता के कारण इसका अध्ययन संभव नहीं है। पॉइंट के रूप में लिखिए, इसकी तीव्रता के कारण इसका अध्ययन
संभव नहीं है। ये इतना न फास्ट होता है कि इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है, बहुत तेजी से होता है। एग्जाम्पल के रूप में AgNO3, इसका रिएक्शन कराइए आप NaCl से। ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि आपको दिखेगा भी नहीं। क्या बन जाएगा? तो AgCl बन जाएगा और ये बन जाएगा NaNO3। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना जल्दी ये बन गया है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। दसवां में पढ़े होंगे कि दर्पण वाली अभिक्रिया किसको कहते हैं? श्वेत पटल। हाँ बोलो। ये इसका क्या बनता है? श्वेत अवक्षेप। इसमें क्या होता है कि ये जो है नीचे जाकर के श्वेत अवक्षेप बनाता है। जब आप देखिएगा तो उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, आईना की तरह काम करता है। इसलिए बोला जाता है दर्पण वाली अभिक्रिया या फिर श्वेत पटल बनाने वाली अभिक्रिया, श्वेत पट्ट बनाने वाली अभिक्रिया। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से छाप लीजिए। छाप लिए? दो चार गो है जो नया प्रिंटर है HP, उसके तरह काम कर रही है। मेन दिक्कत है सर, एक ही बार बहुत बड़ा नहीं ले रहे हैं, जैसे जैसे काम पता है वैसे। चलो दूसरा, वेरी स्लो रिएक्शन। साइलेंस। वेरी स्लो रिएक्शन, अत्यधिक मंद गति से होने वाली अभिक्रिया। लिखो, वह अभिक्रिया जिसको संपूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता हो, बहुत अधिक समय लगता हो, अर्थात इसे पूरा होने में वर्षों लग सकता है या फिर वर्षों लग जाता है, वर्षों लग जाता है, वेरी स्लो रिएक्शन कहलाता है। अत्यधिक मंद अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसे होने में वर्षों का समय भी लग सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? अत्यधिक मंद अभिक्रिया बता रहे हैं। पॉइंट लिखिए, अत्यधिक मंद गति के कारण, अत्यधिक मंद गति के कारण इसका अध्ययन संभव नहीं है। अत्यधिक मंद गति के कारण इसका अध्ययन संभव नहीं है।
एग्जाम्पल पहला, ईस्ट की उपस्थिति में कवक होता है। उपस्थिति में ईस्ट की उपस्थिति, बायोलॉजी वाले को तो ज़्यादा पता होना चाहिए। शर्करा का किण्वन, शर्करा का किण्वन बताते हैं। छटपटाओ नहीं, बता रहे हैं, लिखो पहले। लोहे पर जंग लगना, फिर लगना, लोहे पर जंग लगना, ETC लगा दो। ऐसे बहुत सारे अभिक्रिया, जैसे आपको पता होगा कि प्लास्टिक जो होता है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है, 200 साल तक चलता है। अगर मिट्टी में चला जाए तो मिट्टी को प्रदूषित कर देगा, पानी में जाएगा तो पानी को, जलाओगे तो हवा को। हाँ, कोई चीज़ जैसे कहीं पर अगर मान लो कुछ गमकता है, चूहा अगर मर गया है या फिर कोई चीज़ मर जाता है तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद उसका किण्वन होने लगता है और वो महकने लगता है। क्या यह प्रक्रिया जल्दी होती है? सप्ताह, महीनों महीनों तक महकते रहता है, कोई कोई चीज़ सप्ताह तक महकते रहता है। तो ये सब किसमें आएगा? स्लो में आएगा। हाँ हाँ, क्या वेग के प्रकार? अभिक्रिया में उतना नहीं पढ़ना है, होता है अभिक्रिया का वेग हम लोग को। देखो, अब जो बहुत स्पीड से होता है उसमें पता नहीं चल पाएगा कि होगा क्या, अंदर क्या हो रहा है। जो बहुत धीरे होगा उसके लिए तो हम इंतजार कर नहीं सकते हैं 1 साल बैठ के कि हाँ क्या हो रहा है अंदर। तो जो मध्यम गति से होता है वही हम लोग को पढ़ना है। ऐसे वेग बहुत, तुम सही है, वेग उसको आधार पर बांटा जाता है कि अगर बहुत कम समय में तो तात्क्षणिक वेग, हमको वो भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत स्लो होता है उसके लिए क्या बोलते हैं उसको? ऐसे कोई वेग है? डायरेक्ट सिंपल वेग बोलते हैं उसको। जो विपरीत दिशा में होता है, वेग मतलब बढ़ाते हैं, वेग को बढ़ाते हैं तो त्वरण होता है और वेग को घटाते हैं तो मंदन होता है, ठीक है। फिजिक्स में यही सब पढ़े होंगे। वेग को बढ़ाते हैं, पर सेकेंड अगर वेग बढ़ता है तो उसको त्वरण बोलते हैं, पर सेकेंड अगर वेग में कमी आती है तो उसको मंदन बोलते हैं। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ पर न वेरी फास्ट पढ़ पाएंगे न वेरी स्लो पढ़ पाएंगे। कौन सा पढ़ेंगे? मॉडरेट। जितने भी अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं सब किस में आता है? मॉडरेट में आता है, ठीक है। देखो, ईस्ट की उपस्थिति में शर्करा का किण्वन, दारू जानते हो? दारू वो तो सब जानता होगा, बिहार में बंद है तो पता तो रहेगा सबको। देखो वो बनता कैसे है, तो एक कवक होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ को खाना पका करके अगर आप छोड़ देते हैं, रोटी हो गया या फिर ब्रेड हो गया, कुछ दिन के बाद, 2 दिन 3 दिन के बाद ब्रेड के ऊपर हरा हरा परत लगने लगता है, वो क्या होता है? ईस्ट होता है। आलू जो देखते हैं कुछ दिन के बाद जब वो सड़ता है तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कुछ आ जाता है, वो भी क्या होता है? ईस्ट होता है। ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है। कोई फल अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर भी ईस्ट जम जाता है। हिंदी में एक उसका दूसरा नाम फफूंद भी बोला जाता है इसको। तो अंगूर और बहुत सारे फल को एक साथ रख करके और सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ईस्ट की उपस्थिति में शर्करा का किण्वन, अंगूर को एक ड्राम में रख करके छोड़ दिया जाता है, उसमें ईस्ट रख करके बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाएगा। अब वो क्या होगा? तो उसका किण्वन होगा और वहीं से क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, ठीक है। हाँ, ब्रेड में भी होता है, ब्रेड में हरा हरा कलर का हो जाता है, ठीक है। इसी ईस्ट के वजह से खाना खराब हो जाता है। ईस्ट हमारे चारों तरफ वातावरण में फैला हुआ है, हमारे शरीर पर भी ईस्ट आता है, लेकिन जो हमारा स्किन है ये उसको अंदर जाने नहीं देता है। कहीं पर घाव अगर हो जाता है तो वहाँ का स्किन कमजोर हो जाता है, मांसपेशी कमजोर हो जाता है, तो वहाँ के माध्यम से ईस्ट अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण घाव और बड़ा होगा, तकलीफ और ज़्यादा होगा, ठीक है। वायु में हर जगह ईस्ट है, कहीं पर कोई चीज़ सड़ा हुआ अगर छूट जाएगा सब ईस्ट जाकर के वहाँ चिपक जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है ईस्ट की उपस्थिति में शर्करा का किण्वन। तो ये बहुत बहुत दिनों तक होता है, बहुत स्लो होता है, इसलिए इसका अध्ययन करना संभव नहीं है।
जो बहुत तेज होगा उसका भी अध्ययन नहीं कर पाएंगे, जो बहुत स्लो होगा उसका भी अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो अध्ययन किसका कर पाएंगे? इसका कर पाएंगे, मॉडरेट रिएक्शन। स्लो का क्यों नहीं कर? अरे कोई कोई स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। अब मान लो कोई अभिक्रिया 7 दिन में हो रही है, तो 7 दिन तक तुम बैठ करके उसको देखेगा? हाँ जिसको प्रयोग करना है, हाँ, तो जिसको प्रयोग करना है वो प्रयोग किया है, तभी तो आज पढ़ रहे हैं। कि जो बहुत स्लो होता है उसको नहीं पढ़ेंगे। आइए, टाइमिंग चल रहा है ना, थोड़ा सा टच कीजिए, उसको आ जाएगा। हाँ, एडिट क्या करें इसमें टेंशन नहीं लीजिए, 2-4 साल बाद समय आएगा मुंह दिखाने वाला। लिखो, वह अभिक्रिया जो कुछ समय में संपूर्ण होती है, वह अभिक्रिया जो कुछ समय में संपूर्ण होती है, मॉडरेट रिएक्शन कहलाती है। हिंदी में मध्यम गति से होने वाली रिएक्शन। इसका अध्ययन संभव है। एग्जाम्पल, ऐसे तो इसमें बहुत सारे जितने भी अभिक्रिया आएगा सब क्या है, इसी में है। तो आप लिख सकते हैं N2 और H2, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। NH3 बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा दीजिए, और यहाँ भी नहीं, यहाँ 3 लगा दीजिए। ठीक है, बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा? HCl बनेगा। तो जितने भी अभिक्रिया हैं सब क्या है, इसी में आएगा। जैसे वो टूटने वाला भी बता देते हैं, H2O2, इसको जब आप गर्म करिएगा तो ये बदल जाएगा H2O में और O2 में। बैलेंस करने के लिए इधर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे 1/2 लगा दो, हो गया। जितने भी अभिक्रिया है सब क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। किसी को कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद। नहीं लिखा तो